Hello everyone, if you are new to the channel then you must like, share and subscribe my channel for the latest videos of Geography class 12th. So today I am going to tell you the chapter 11 of India People and Economy book, that is International Trade. This is the first part of this chapter which covers introduction, changing patterns of India's export and imports and direction of trade topics. For the next part I had provided the separate link for them in the description box. Before starting, I want to tell you that I am going to teach from self-made notes along with the clips of NCERT book, as here it is not possible to read each and every line of the chapter. I am going to show you the paragraph from where I am teaching in the book so that you don't get confused. After going through these notes, you will not need to read the chapter. Yes, you do not have to read the chapter because I had used the bookish language along with the replacement of hard words with their synonyms. If you want to copy these notes, then you can download them from the description box. One more advantage of these notes is that after studying you will be able to answer all types of questions, whether objective type questions, short questions and long questions. सो आज हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से यूनिट नंबर 4 चैप्टर 11 दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड. बेसिकली ट्रेड का मीन्स होता है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट मैकेनिज्म. मार्केट से जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाइंग एंड परचेसिंग का जो प्रोसेस होता है उसे हम ट्रेड बोलते हैं. ट्रेड भी हमारी डिफरेंट लेवल्स पर होती है. एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, द नेशनल लेवल पर होती है, स्टेट लेवल्स पर होती हैं, और इसी तरीके से एक होती है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं. इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिकली मीन्स होता है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. जब एक देश से दूसरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है उस प्रोसेस को हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. हिंदी में हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. So the definition of international trade is the exchange of capital goods, or simply we can say goods and services across international borders is called international trade. इट मीन्स जब एक देश से दूसरे देश के बीच में गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे. एंशियंट टाइम में सिर्फ गुड्स का ही एक्सचेंज किया जाता था, यानी कि सिर्फ चीज़ों को ही, कमोडिटीज़, वस्तुओं को ही एक दूसरे देश में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता था. लेकिन आज के टाइम पर सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज की जाने लगी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर चुकी हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में. एज़ वी नो, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें दो ही कंपोनेंट आते हैं. एक होता है इंपोर्ट एंड सेकंड वन इज़ एक्सपोर्ट. इंपोर्ट होता है जब कोई पर्टिकुलर कंट्री किसी दूसरे देश से किसी चीज़ को अपने यहाँ पर मंगवाती है, और एक्सपोर्ट होता है जब अपने देश की किसी वस्तु को एक देश दूसरे देश में भेजता है. सो द चेंजेस इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया हमारी इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है. सो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदल चुकी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन. ये पर्टिकुलर टॉपिक्स बनते हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर में. वॉल्यूम का मीन्स होता है कितने अमाउंट में इंटरनेशनल ट्रेड की जा रही है. अमाउंट इज़ नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक टर्म्स. अमाउंट इज़ कि कितनी ज़्यादा चीज़ों को हम जो है बाहर भेज रहे हैं या बाहर से अपने यहाँ पर लेकर आ रहे हैं. कॉम्पोजिशन होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जिन चीज़ों को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं. एंड डायरेक्शन इज़ क्या हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड. सो तीनों ही टर्म्स में इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. India's external trade in 1950-51 was 1,214 crore, which rose to rupees 44,29,762 crore in 2016 and 17. So ये डेटा शो करता है कि इंडिया की जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है. 50-51 ईयर में हम सिर्फ 1,114 करोड़ की ही ट्रेड किया करते थे, जो कि अब लैक्स में पहुंच चुकी है. एंड राइट नाउ वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है. रीजंस फॉर दिस शार्प राइज वाज मोमेंटम पिक्ड अप बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,
सो जो रीज़न्स है कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, हमने बाहर से चीज़ें मंगवानी कम कर दी हैं और अपना एक्सपोर्ट को हमने बढ़ाया है। तो इसका एक रीज़न है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, जिससे हम लोग भी प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं और उसको बाहर अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लिबरल पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड डिवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आई थी 1991 में, जिसके बाद हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। एंड देन जो हमारे मार्केट्स हैं उनको भी डाइवर्सिफाई कर दिया गया। इट मीन्स दूसरे देशों के प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ आने लगे और हमारे प्रोडक्ट भी दूसरे देशों के मार्केट्स में जाने लगे। इससे हमारी इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा मोमेंटम मिला। द वैल्यू ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंटिन्यूड राइज इंक्रीजिंग, और हमारे इंडिया का जो इम्पोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है दोनों ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। बट इम्पोर्ट वैल्यू वाज ऑलवेज मोर देन एक्सपोर्ट वैल्यू। लेकिन इंडिया के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इंडिया की जो इम्पोर्ट वैल्यू है वो एक्सपोर्ट वैल्यू से ज़्यादा है। इट मीन्स हम चीज़ों का इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, जिस वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट है वो डेफिसिट में जा रहा है और इससे हमारी गवर्नमेंट के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज डेप्ट क्रिएट हो सकता है और उसके बाद हमारे कंट्री किसी दूसरे कंट्री के कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। और यही देखते हुए करंट सिचुएशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर, दैट इज़ सेल्फ रिलायंस का जो ये एक पॉइंट उठाया है, इससे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बढ़ावा मिलेगा और इससे हमारा इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होने की पूरी संभावनाएं हैं। सो हमारी सेकंड हेडिंग और मेन हेडिंग में फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स, विच मीन्स हमने अभी देखा कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। सो अब यहाँ पर सेपरेटली हमें एक्सपोर्ट में क्या चेंजेस हुए हैं और इम्पोर्ट्स में क्या चेंजेस हुए हैं उसको डिस्कस किया गया है। सो लेट्स हैव अ लुक। So the composition of commodities in India's international trade has undergone change over the years. ये हर दिन, हर महीने, हर साल बदलता ही रहता है। जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं वो बार बार हमारा चेंज होता रहता है या उसकी क्वांटिटी में भी चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि ये डिमांड के अकॉर्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स हैज़ डिक्लाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस हेडिंग के। पहले हमारे इंडिया से जो एग्रीकल्चर एंड उसके साथ जुड़े हुए जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, इन सब के जो प्रोडक्ट्स थे उनको इंडिया से सबसे ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब इनकी क्वांटिटी कम हो गई है, अब और दूसरे प्रोडक्ट्स को इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। द शेयर्स ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स हैव इंक्रीज। दैट मीन्स इंडिया से भी अब पेट्रोलियम और कच्चे तेल के, क्रूड ऑयल के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट किया जाना ज़्यादा हो गया है। वाइल द शेयर्स ऑफ ओर मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैव रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जो हमारी मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, और जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ में गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है उन सब का जो शेयर है इंटरनेशनल ट्रेड में, एक्सपोर्ट वैल्यू में जो हम बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे, वो ना तो इंक्रीज़ हुई है ना डिक्रीज़ हुई है, वो कांस्टेंट है। ट्रेडिशनल आइटम्स वॉज डिक्लाइन ड्यू टू द टफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल आइटम्स बनते हैं, जगह जगह पर अपनी अलग तरह की संस्कृति है इंडिया में, जिससे वो अपने गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो इनका शेयर इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा कम हो गया है, बिकॉज़ उनके सामने, उनके अगेंस्ट दूसरे कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते हैं और उसकी वजह से हमारे जो लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं, लो क्वालिटी के हो जाते हैं और प्राइसेस हाई रहते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी, कैश्यू एट्सेट्रा गॉट डिक्लाइन, वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, मरीन प्रोडक्ट, शुगर एट्सेट्रा हैव इंक्रीज। तो हमें ये याद करना होगा इस चैप्टर में कि किस चीज़ का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कम हो गया है, किस चीज़ का इंक्रीज़ हो गया, बिकॉज हेडिंग यही है कि चेंजिंग पैटर्न्स बताइए। इट मीन्स पहले क्या चीज़ ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाती थी और अब कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया में की जा रही है, यही हमारी हेडिंग्स हैं। तो कॉफ़ी, कैश्यू जैसे जो क्रॉप्स हैं ये हमारी
हमारी कम हो गई हैं एक्सपोर्ट होना, जबकि जो हमारे मरीन प्रोडक्ट, समुद्र से जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो मछलियाँ हों या फिर मिनरल्स हों, फ्रेश फ्रूट, शुगर, इन सबको इंडिया से बाहर ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। Manufacturing sector alone account for 73.6% in 2016-17 of India's total export value। और इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट की वैल्यू है, बिकॉज 3 डिफरेंट सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो प्राइमरी का हमने देखा जो शेयर है वो पहले ज़्यादा था, अब डेक्लाइन हो गया है, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच इज़ द सेकेंड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसका अकेले का जो शेयर है इंडिया के एक्सपोर्ट में वो 73.6% था। इंजीनियरिंग गुड्स हैव शोन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। और जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, जो इंजीनियर्स गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड ऑल, वो भी इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लार्ज शेयर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। और जो भी हमारे मोती, हीरे, जवाहरात, जितनी भी ज्वेलरीज़ हैं, ये भी इंडिया से ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं, बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स मिलते हैं। चाइना एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आर मेन कॉम्पिटिटर्स। और हमारे प्रोडक्ट्स के जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक तो चाइना है, बिकॉज वहाँ भी बहुत ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और जो अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं लाइक जापान है, उसके बाद हमारे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, जितने भी ये ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में फेस करना पड़ता है। सो दिस इज़ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट वैल्यू, जिसमें टर्शरी सेक्टर, हालांकि वो सर्विसेज सेक्टर है, अब वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर एक्सपोर्ट में प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। Now second heading of this chapter is changing patterns of the composition of India's import। अब जो इंडिया गुड्स एंड कमोडिटीज़ को इम्पोर्ट करती है अदर कंट्रीज़ में, उसमें भी चेंज आ गया है। पहले किसी और प्रोडक्ट्स को इंडिया ज़्यादा इम्पोर्ट किया करता था, लेकिन अब और किसी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता है। सो अर्लियर द मेजर आइटम ऑफ इम्पोर्ट वॉज, पहले हम लोग फूड ग्रेन्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, इन सब को ज़्यादा बाहर से इम्पोर्ट किया करते थे, बिकॉज़ उस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। हम लोग अपने ही नीड्स को पूरी करने के लिए भी क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाते थे। सो उस टाइम पर दैट वाज 1960s के अराउंड का ये टाइम पीरियड था, जब हम अमेरिका से वीट एंड राइस को इम्पोर्ट किया करते थे, और बहुत पूरी तरीके से हम लोग अमेरिका पर डिपेंड थे। लेकिन उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ, देन हम लोग सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में हुए, देन हमने उसका एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। कैपिटल गुड्स, मशीनरीज, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं था, तो बाहर से मशीनों को हमें मंगाना पड़ता था, और हालांकि आज के टाइम पर भी अभी भी यही स्थिति है। आफ्टर 1970s फूड ग्रेन इम्पोर्ट वॉज डिसकंटिन्यूड ड्यू टू सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, विच आई already told you right now. Energy crisis of 1973 pushed the prices of petroleum and increased import budget। लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुरू से ही कम रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा चुका है, बट पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर नॉर्मली कम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्स नहीं है। सो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करते हैं अरेबियन पेनिनसुलर के कंट्रीज़ से, और वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है कि हमारी जो इंपोर्ट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। Import of petroleum and fertilizers, machine equipment, special steel, edible oils and chemicals have rise। इन सब का जो import है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा increase हो चुका है। Import of capital goods increased due to rising demand in export by industrial and domestic sectors। अब जो हमारे capital goods हैं, यानी कि जो machines and equipments हैं, वो इम्पोर्ट उनका इसलिए इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज़ हमारे यहाँ पर बेसिक इंडस्ट्री की कमी है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप की जा चुकी है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए हमें कैपिटल गुड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता था। कैपिटल गुड्स में भी जो हमारे मेन आइटम्स हैं वो नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मेटल्स एंड मशीन टूल्स इंक्लूडेड हैं, जिसको इंडिया इम्पोर्ट करती है। अदर आइटम्स ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट्स वर
हालांकि पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल के इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट इंडिया ज़्यादा करती है, बट इसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनको इंडिया बाहर से इंपोर्ट करती है, जैसे पर्ल्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर, ओर्स एंड मिनरल्स, मेटल स्क्रैप, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, नॉन फेरस मेटल्स एट्सेट्रा। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ मिनरल्स मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी हम इनको क्यों इंपोर्ट करते हैं? हमारे यहाँ पर मिनरल्स मेटल्स ज़्यादा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं जो हमारे यहाँ भी अवेलेबल नहीं हैं, या अवेलेबल हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमें उन अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स मेटल्स को, या जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, उनको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। So this is the changing pattern of India's import, जिसमें पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, पर्ल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, कैपिटल गुड्स, इन कमोडिटीज़ का इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करती है। सो इन दोनों ही हेडिंग्स में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ों को इंडिया इंपोर्ट करती है और कौन सी कमोडिटीज़ को इंडिया एक्सपोर्ट करती है। एंड पहले भी यही चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी या कोई और सी कमोडिटीज़ थी, सिर्फ इन हेडिंग्स में हमें इन चीज़ों को रिमेंबर करना होगा। Now the third heading of this chapter is direction of trade. Now जो इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड है उसका कॉम्पोजिशन हमने देखा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज़ को। देयर इज़ द डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स कि हम किन कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, और किन कंट्रीज़ के साथ कम करते हैं। सो इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो ज़्यादातर सभी देशों के साथ हैं, और जितने भी बड़े बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करती हैं कंट्रीज़, उनके साथ इंडिया के ट्रेडिंग रिलेशनशिप डेवलप हैं। इंडियन एम टू डेवलप इट शेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और इंडिया का ये एक एम भी है कि वो अगले 5 सालों में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें अपना जो शेयर है उसको बढ़ाए। अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा लो है। इंडिया ऑलरेडी अडॉप्टेड सुटेबल मेजर्स सच एज इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, डी लाइसेंसिंग एट्सेट्रा। और इसके लिए जो 1991 में इंडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े थे, उस टाइम पर भी फॉरेन सेक्टर में इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए। जैसे इंपोर्ट लिबरलाइजेशन है, पहले जो भी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते थे बाहर से, तो जो भी प्रोड्यूसर्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था उस इम्पोर्टेड गुड पर, जिसको हटा दिया गया। इंपोर्ट ड्यूटीज़ हटा दी गई कि आप इतने ही अमाउंट में इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स को, ये भी हटा दिया गया। डी लाइसेंसिंग कर दिया गया। पहले एक लाइसेंस की नीड होती थी कि आपको लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद ही आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हटा दी गई, सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे। Most of India's foreign trade is carried out through air and sea routes. As we discussed in the last chapter of transport and communication, जो इंडिया अपनी फॉरेन ट्रेड का 95% से ज़्यादा का अमाउंट है वो एयर और सी रूट से ही करती है, बिकॉज जो हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, और नेबरिंग कंट्रीज़ भी हमारी ऐसी नहीं है, बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक्स नहीं हैं कि हम उनसे लैंड रूट से फॉरेन ट्रेड करें। नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ हमारा लैंड रूट से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, बट इतना नहीं हो पाता है। 95% से ज़्यादा इंडिया का फॉरेन ट्रेड एयरवेज एंड वाटरवेज के थ्रू ही होता है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड। So this is the first part of this chapter. Watch next parts from the description box.